हेलो एवरीवन। अगर मैं बस यही सवाल कि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा अच्छा है, ये दो अलग अलग लोगों से पूछूं तो दोनों अलग अलग जवाब देंगे। जैसे अगर मैं देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर जो हैं शंकरन नरेन, अगर इनको मैं पूछूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छा है या फंड मतलब जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अच्छा है, तो डेफिनेटली इनका झुकाव थोड़ा म्यूचुअल फंड के तरफ रहेगा। उसी वक्त अगर मैं एसबीआई के सीईओ जो चल्ला श्रीनिवासुलु हैं, तो अगर मैं इनसे पूछूं तो ये शायद ज्यादा फिक्स डिपॉजिट को सपोर्ट करेंगे। पर बात यह है कि ये जो दोनों इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों में से ना तो कोई सही है ना तो कोई गलत है, दोनों में से दोनों सही हैं और दोनों में से दोनों एक टाइम पे गलत भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका सीधा सीधा सा जवाब यही है कि ये डिपेंड करता है एक पर्सन के ऊपर। उसका एज क्या है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। रिस्क एपेटाइट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि वो कितना ज्यादा रिस्क ले सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, या फिर जिसको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो हमेशा एफडी में इन्वेस्ट करना प्रिफर करेगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डालें, एफडी में कितना पैसा डालें, या फिर आप बिल्कुल एफडी में पैसा ही डालें और म्यूचुअल फंड में कुछ ना डालें, या फिर उसका बिल्कुल विपरीत कि आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा डालें और एफडी में ना डालें। तो इसके बारे में आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप अगर खुद उसको डिसाइड करना चाहते हैं और आप थोड़ा ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आगे हम वही डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रीफ डिस्कशन अगर मैं बताऊं ना, तो बस यही है कि हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि बैंक एफडी में कौन सा इंटरेस्ट रेट लगता है और कितना रिटर्न मिलता है, और उसी समय इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो होता है उसमें कितना इंटरेस्ट रेट होता है और कितना रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेशन का जो स्लैब है। ओके, तो अगर मैं टैक्सेशन स्लैब के बारे में बात करूं तो जो आईटी स्लैब रेट मतलब जैसे 30% में। ओके, अभी तो आपको पता है कि 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, पर उसके बाद तो टैक्स लगेगा ना। ओके, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर आपका जो रिटर्न आ रहा है वो 12 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 30% है। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उसके ऊपर आपको 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी मतलब आपको इतना ज्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा, 10% कम टैक्स देना पड़ेगा। पर यहाँ और एक बात भी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एवरेज रिटर्न। अब देखिए एवरेज रिटर्न जो है ना, वो बैंक और एफडी का 7%। वैसे मैंने 7% यहाँ लिख दिया है, पर 7% भी इनकम नहीं आता बैंक में। मतलब आप अगर एसबीआई का आज जिस डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अगर उसको नोटिस करेंगे तो एफडीआई का जो फिक्स डिपॉजिट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे, वो करीब करीब 5 से 6% में होता है। उससे ज्यादा मिलता भी नहीं है। और आप जितना ज्यादा पैसा डालेंगे ना एफडी में, उतना कम इंटरेस्ट रेट होता है। उस उनका भी अलग अलग होता है कि 5 लाख अप टू 5 लाख वो आपको एक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। उसके ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपका दूसरा इंटरेस्ट रेट लगेगा। ओके, पर उसी वक्त इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये करीब करीब 12, ये करीब करीब 12%। और 12% मैंने बहुत ही कम लिया है। आप अगर लास्ट 10 सालों का एक सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको बताते हैं, आप अगर उसके उसको चेक करेंगे अच्छे म्यूचुअल फंड का, जो जितने भी अच्छे, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड, आप किसी भी अच्छा फंड हाउस का अगर रिटर्न चेक करेंगे तो 12 तो होता ही है, होता है। तो सीएजीआर 12 हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने कुछ इम्पॉसिबल बात यहाँ नहीं कह दिया है। तो आप फर्क देख रहे हैं ना, 12% और 7%। उसके बाद आप देखिए जो टैक्स है, पोस्ट टैक्स रिटर्न, तो टैक्स देने के बाद कितना बचता है? 5%। 30% टैक्स देने के बाद 5%। अब 10% आप इधर बचाएंगे। 12% में अगर आप टैक्स भी दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स के बाद ही ना जो पैसा बचता है वो आपका है, तो उसमें 10% आपका बचेगा। बट एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है रिस्क। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है? अब ये डिसाइड करता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट में। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है देखा जाए तो। पर
फिर भी देखते हैं तो अभी देखिए वेरी लो है। अब मैं इसको नो क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि रिस्क फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि फिक्स डिपॉजिट में कोई भी रिस्क नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अगर 2019 का जो पीएमसी वाला केस है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो केस है ना 2019 में, आपको अगर उसके बारे में पता है तो आपको बिल्कुल ये बात पता होगा कि फिक्स डिपॉजिट भी सेफ नहीं है। क्योंकि 2019 में जो पीएमसी का स्कैम हुआ था ना, तब लोगों को अपने फिक्स डिपॉजिट का पैसा निकालने के लिए नहीं दिया जा रहा था। मान लीजिए आपके पास 20 लाख है जो आप अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए, या फिर हायर एजुकेशन के लिए, या फिर मान लीजिए आप खुद का जरूरतों को पूरा करने के लिए आप उसको रखे हैं, और आप बैंक गए और बैंक में बोले कि आप अपना फिक्स डिपॉजिट जो मेच्योर हो चुका है उसको तुड़वा के आप पैसे निकालना चाहते हैं। पर बैंक वाला आपको बोल रहा है कि नहीं सर, आप ओनली 10,000 रुपए ही ले सकते हैं, आप अपना फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बैंक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो ये कौन सी बात होगी? ठीक है ना? और तब 2019 में बाद में पैसा मिल गया, ये नहीं है कि पैसा नहीं मिला, बाद में तो पैसा मिल गया। पर क्या तब इमरजेंसी के टाइम पे किसी का मान लो शादी रुक गई, किसी का मेडिकल में इलाज ना होने के कारण उसका डेथ हो गया, जब पैसा आपका है और आपके जरूरतों के टाइम पे वो आप खुद यूज नहीं कर सकते, फिर वही बात हुआ ना। अगर आप म्यूचुअल फंड में उधर पैसा डाले होते तो मानता हूँ थोड़ा रिस्क है, पर आप जब चाहे तब उससे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। और म्यूचुअल फंड स्पेशली इंडिया में जितना भी है ना, हर म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, तो कोई आपके साथ ऐसे झूठ मूठ का स्कैम नहीं कर सकता। हाँ, पर इसमें कुछ चीजें देखना भी होता है, क्या वो म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड है, ये देखना आपको आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि टाइम होराइजन क्या होता है, कितने टाइम के लिए आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी में करेंगे और म्यूचुअल फंड में करने। ये जो शॉर्ट टर्म मैंने लिखा है ना, इसका सीधा सा मतलब यही है कि मान लीजिए आपको 1 साल के लिए करना है, तो सिंपल सा है, आपको म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आप अगर 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो। क्योंकि मार्केट कभी भी डाउनफॉल हो सकता है, कभी भी ऊपर भाग सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड में करेंगे तो मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा ज्यादा, या आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उधर भी आपको रिटर्न मिलेगा, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाए उस साल। उस साल मान लीजिए जैसे कोविड के बाद जो मार्केट भागा था, तब लोगों का पैसा 50-50% उनको उनको रिटर्न आया था, 50% 1 साल में, पता है ना? मतलब 5 साल का या 4 साल, 4 से 5 साल में जितना रिटर्न कोई एक्सपेक्ट करता है, उससे ज्यादा आ गया था 1 साल में। तो आप समझ पा रहे हैं, तो आप अगर शॉर्ट टर्म में करेंगे ना तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है म्यूचुअल फंड। पर आप अगर 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाके, आप अच्छा रहेगा कि आप एफडी में करेंगे। इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए टाइम होराइजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी वक्त आप लॉन्ग टर्म के लिए, आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आप 5 साल तक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ेगा तो इमरजेंसी के टाइम निकाल नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली तभी भी निकाल पाएंगे आप। पर मैं ये बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको 5 साल तक उसको जरूरत नहीं है पैसा निकालने की, तो आप आराम से 5 साल तक म्यूचुअल फंड में पैसा रख के अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अब देखते हैं, अब मैं एक कैलकुलेट करता था, इसको ना हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर। जो आपको, आप इंटरनेट में गूगल में सर्च करेंगे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर टाइप करके, तो आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर एक, कोई से भी मिल जाएगा। मैंने ये कहीं से उठाया है, गूगल से ही उठाया है। तो आप देखिए, इधर मैंने क्या सेट किया, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इधर सेट किया 1 लाख रुपीस। तो वंस मैंने 1 लाख रुपीज सेट कर दिया, और मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6%। मैं थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहता था, इसलिए 7% के जगह पे मैंने 6% ले लिया। ओके। अब टाइम पीरियड मैंने लगाया 10 साल, 10 साल का टाइम पीरियड मैंने लगाया। ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा रिटर्न बन के आया, टोटल 1,81,402, ये टोटल रिटर्न, इधर मेरा जितना पैसा मैंने लगाया था वो भी है, और जो पैसा मुझे रिटर्न मिल रहा है वो भी ऐड होके है। टोटल रिटर्न कितना है, मैंने इधर देखिए, एस्टिमेटेड जो रिटर्न है 81,402 रुपीज का मेरा रिटर्न है। और उसको मैं अगर प्रिंसिपल जो 1 लाख है उसमें अगर ऐड कर दूं, तो ये बनता है 1,81,402। ओके।
उसी वक्त मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर मैं उसी 1 लाख, जो 1 लाख मैंने फिक्स डिपॉजिट में लगाया 10 साल के लिए, अगर वही 1 लाख अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगाता तो क्या होता। अगर म्यूचुअल फंड में मैं लगाता ना तो 12%, जो कि अगेन बहुत ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट रेट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके। लोगों को 16, 18, 22% का भी रिटर्न मिलता है, ओके। तो अब 12% का जो रिटर्न है ना, अब इसी में अगर मैं 10 साल का पीरियड इधर सेट कर दूं और देखूं तो 1 लाख में मुझे 10 साल के बाद जो टोटल मिल रहा है, जो मेरा प्रिंसिपल को ऐड करके मिल रहा है, 3,10,585। ओके, 3,10,585 रुपीज मुझे मिल रहा है टोटल मिला के। और जो मेरा रिटर्न है वो कितना है 1 लाख पे, 2,10,585 रुपीज। अब आपको लग रहा है ना कुछ तो डिफरेंस है ना दोनों में, एफडी में और इसमें। और ये मैं बिल्कुल डाटा बैक तरीके से और फैक्ट बिल्कुल भी सही करके ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ किया है। अब 10 साल का पीरियड लेके चल रहे हैं तो 10 साल के अंदर अगर 1-2 साल का कोविड जैसा सिनेरियो, जो कि 100 साल में एक बार आता है, वैसा सिनेरियो आ भी गया तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने बड़ा टाइम पीरियड लिया है। आपको अगर 5 साल 10 साल ऐसा इन्वेस्ट करना है ना, तो म्यूचुअल फंड इसीलिए मैं बता रहा था कि सही है। उसके बाद थोड़ा अच्छे से हम कंपेयर करते हैं कि कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो फिक्स डिपॉजिट है और म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या सबसे ज्यादा अच्छा है आपके लिए। अब देखो, जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें आपका कितना रिटर्न आया, उसमें आपका रिटर्न आता है 81,402। पर जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको देखिए 2,10,585। आप समझ रहे हैं ना, 81% टोटल आपका रिटर्न बन रहा है, और इधर 210, आप देखिए कितना परसेंट ज्यादा, 129% ज्यादा फिक्स डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड दे रहा है। अब यहाँ एक ऐसा सिनारियो है जो शायद आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं और कल को मान लीजिए कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगा, ओके। इन्फ्लेशन जो रेट है, जो कि चाहता है आरबीआई की 4% के करीब रहे, आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। पर कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। क्या क्या अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है, मान लीजिए वार हो जाता है, ओके। कल को इंडिया और पाकिस्तान या ऐसा मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच कोई वार हो जाता है। अगर वार होता है तो डेफिनेटली उसका कुछ जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे भी आता है, ओके। और मार्केट में आता है तो उसका इम्पैक्ट कई तरीके से आ सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो चीजें हैं जो इंडिया के पास हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट मान लीजिए थोड़ा सा टैक्स लगा दिया। अब लोगों के पास भी जो पैसा है उसका वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। तो क्या होता है ना, पैसा का वैल्यू जब घटता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो जिसको हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके पैसों का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए कि 50 साल पहले 5 लाख का वैल्यू जो था, आज 50 साल के बाद आप इमेजिन कीजिए 5 लाख का वैल्यू। आप 50 साल के मतलब इतना दूर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि 20 साल पहले या 10 साल पहले जो पैसों का वैल्यू जितना था, क्या आज उतना ही है? ठीक है। तो उसी तरीके से, पर म्यूचुअल फंड में ये जो है ना, ये कैसे फायदा लाता है कि म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि म्यूचुअल फंड में अब फंड जो इन्वेस्टर होता है, जो आपका पैसे को मैनेज कर रहा है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड मैनेजर, ओके। तो जैसे उनके बारे में बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में वो आपका कुछ पैसा गोल्ड में डालेंगे, ठीक है। आपका कुछ पैसा ऐसे बॉन्ड में डालेंगे, और कुछ पैसा लेट्स से स्टॉक में डालेंगे। अगर मान लीजिए वो आपका पैसा स्टॉक में डालते हैं, तो कुछ ऑब्वियसली स्टॉक में जितना, अब कंपनी का वैल्यू तो डिपेंड करता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया तो सबकी प्राइस बढ़ गया, तो वो कंपनी लेट्स से कोई छोटा मोटा कंपनी ले लेते हैं, जो सबको पता है। मान लीजिए जोमेटो का ले लेते हैं, ओके। जोमेटो तो सबको पता ही होगा। तो जोमेटो का जो कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है, तो आप अगर उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो क्या जोमेटो ज्यादा पैसा नहीं चार्ज करेगा? जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो खाने का प्राइस भी बढ़ रहा है, और खाने का प्राइस बढ़ रहा है तो जोमेटो भी तो ज्यादा चार्ज करेगा। और ज्यादा चार्ज करेगा तो उसका सेल भी ज्यादा होगा, और उसका सेल ज्यादा होगा तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और उसके हिसाब से उसका जो शेयर प्राइजेस है वही मूव करेंगे। और तभी, लेकिन आपका अगर फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक वाला आपको ये थोड़ी कहेगा
कि 5 साल या 10 साल पहले आपका पैसों का वैल्यू बहुत ज्यादा था, आज कम है, तो मैं आपको जो लेट से 6% का जो मैं दे रहा था, अभी भी मैं आपको 6% ना दे के ज्यादा परसेंटेज में रिटर्न दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। बैंक वाला वो क्लियरली बोलेगा कि 6% इंटरेस्ट रेट है, तो आप 6% के हिसाब से आपका जितना बनता है आप लेके चले जाइए, सिंपल। तो आपको इसमें जो इन्फ्लेशन का अगेंस्ट, जो आपके हमेशा अगेंस्ट में काम करता है, ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट में काम किया और आपका ज्यादा से ज्यादा लॉस हो गया। अब देखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और जो म्यूचुअल फंड है उनमें क्या अंतर है, किसका स्ट्रेंथ क्या है और किसका वीकनेस क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो फिक्स डिपॉजिट है उसका प्रोस को देख लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल सेफ होता है, थोड़ा सा बस एक थोड़ा सा बस रिस्क फैक्टर रहता है, जैसे मैंने पीएमसी केस का जिक्र किया पहले। पर एक बैंक गारंटी भी देता है, ओके। बैंक एक डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम्स के अंतर्गत एक गवर्नमेंट गारंटी देता है 5 लाख तक, मतलब 5 लाख तक आपका पैसा सेफ है, आपको पैसा मिलेगा 5 लाख तक। एक फिक्स रिटर्न मिलता है, तो आपको कोई सरप्राइज वाला एलिमेंट आपके पास नहीं है, आप आराम से बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी सरप्राइज वाला एलिमेंट नहीं रहेगा। मतलब आपको ऐसा सरप्राइज नहीं मिलेगा कि कल को कुछ लेट से वार हो गया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला है। आपको पता है कि हर दिन आपका पैसा थोड़ा 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 करके बढ़ ही रहा है, ओके। अब उसके बाद जो सीनियर सिटीजन, अब सीनियर सिटीजन हो छोटा बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता म्यूचुअल फंड पे, कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को सेम रिटर्न मिलता है। पर क्या होता है ना, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें हो 0.5%, या कोई बैंक चाहे तो 0.75%, तो वो इतना थोड़ा ज्यादा उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब आपके लिए मान लीजिए 5% का इंटरेस्ट रेट है, तो कोई सीनियर सिटीजन आता है तो उसको बोलेंगे कि आपको हम 5.5% का इंटरेस्ट रेट पे कर देंगे फिक्स डिपॉजिट पे, ओके। तो बस यही छोटा सा फर्क होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो रिटर्न है बहुत ही ज्यादा कम है। और ये रिटर्न अगर आप मिलाएंगे ना, तो आप ऐसे सोच के रखिए कि ये रिटर्न आप जब मिलाएंगे उसमें, तो ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर उसी पैसा जो आपने बैंक एफडी में डाला है उससे अगर कोई सोना खरीद लेते, सोना भी तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, तो आप अगर गोल्ड खरीद लेते, तो गोल्ड में शायद आपको कई ज्यादा रिटर्न मिलता, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर 2-3 साल के लिए भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो मैं उसके लिए यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। आपको अगर पता है, आप अगर लैंड और रियल एस्टेट के बारे में आपको अगर आइडिया है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप पैसा अपना लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका भी वैल्यू ज्यादा होता है और वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, ओके। हाँ, पर उसमें भी एक फैक्टर है कि वो भी ज्यादा सेफ नहीं है। जब चाहते हैं आप तब उधर उधर से पैसा नहीं निकाल सकते आप। तो ये थोड़ा होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं ना, तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा होता है। जैसे मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, पैसा पैसा बनाता है। एसआईपी का जो सुविधा है, ये म्यूचुअल फंड वाले को मिलता है। आप 100 रुपए का भी एसआईपी हर महीना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मार्केट में रिस्क होता है जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है ना मार्केट का। तो म्यूचुअल फंड हो गया, तो म्यूचुअल फंड में ना जो जो वो डालते हैं मार्केट में, तो उसमें रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है, सबसे पहले मान लीजिए वार हो गया, कोई न्यू डेवलपमेंट आया जिसके तहत मान लीजिए कंपनी को नुकसान हो रहा है, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मान लीजिए बहुत ही नुकसान हो रहा है कोई भी कंपनी को, और उसी कंपनी में अगर आपका फंड मैनेजर ने आपका पैसा लेके लगाया है, तो ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप का जो पैसा है ना उसमें म्यूचुअल फंड में, तो वो डिक्रीज भी हो सकता है, 1,50,000 भी हो सकता है। हालांकि ऐसा होना बहुत ही नियर टू इम्पॉसिबल, बट ये हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी है। दूसरा, पेशेंस चाहिए। अगर जब मार्केट डाउन है, आपको डर लग रहा है और आपने पैसा उधर से निकाल लिया, तो फिर मान लीजिए आपको लॉस होना तय है। तो अब सबसे जो बड़ा बात है, जो सबसे जो ज्यादा जरूरी वाली बात है, वो है एफडीआई किसके लिए ठीक है। एफडीआई किसके लिए ठीक है, एफडीआई ठीक है उसके लिए जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता। ये तो ऐसी बात हो गई है ना, आप जब रास्ते पे चल रहे हैं तो थोड़ा रिस्क तो आपको एक्सीडेंट का भी होता है।
तो लेकिन आप कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए एफडी सही है। पर उसी वक्त अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क होता है, पर यहाँ एक बेनिफिट भी तो ये होता है कि ये इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, जो कि कभी एफडी कर नहीं पाता। ओके, तो थोड़ा रिस्क ज्यादा है, पर म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप सोच समझ कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड सही है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड, एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें उसके ऊपर वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ही पैसा डाला है और आप चाहते हैं कि मैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में कोई वीडियो ला के आऊं, उस म्यूचुअल फंड का क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो म्यूचुअल फंड क्या करता है, कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, आपको अगर कुछ इधर से सीख मिल रही है, तो आप लाइक करना मत भूलिए। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।